इस वीडियो में व्यक्त विचार और राय वक्ता के हैं और आवश्यक नहीं कि वे एस्ट्रोलाइफ सूत्रास चैनल द्वारा रखे गए विचारों का प्रतिनिधित्व करते हों। जय श्री राम। दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि रिसेंटली हमने 1,50,000 सब्सक्राइबर मार्क अचीव किया है। ठीक है, कुछ लोगों को लगता है बड़ा नंबर है, किसी को लगता है अभी तो बहुत करना है, लेकिन फिर भी हमारे लिए तो हर छोटी उपलब्धि भी बहुत बड़ी बात है, मेहनत से मिली है। और हम उसको एंजॉय करते हुए अपनी इस खुशी में जितने भी और स्पीकर जो स्कॉलर्स एस्ट्रोलॉजी के हैं उनको हम अपने चैनल पर आमंत्रित कर रहे हैं। आपने देखा होगा पीछे 2-1 वीडियो आपको देखने को मिले होंगे अलग अलग स्कॉलर के। जब हम इस तरह का मेला लगाएं और घर के बंदे को ना बुलाएं तो ये तो हो नहीं सकता। आप लोगों को पता है कि हमारा जो सबसे पहला कोलैबोरेशन हुआ था वो हुआ था भाभा जी से। पीछे कमेंट भी आ रहे थे आप लोगों के कि भाई क्या हुआ, आप दोनों साथ नहीं आ रहे हो, कोई झगड़ा हो गया, कोई बात हो गई। तो आपको बता दूं ऐसा कुछ नहीं है। इन सभी शंकाओं संशय को दूर करते हुए मैं आमंत्रित करता हूं आज के इस वीडियो में श्री भाबाजीत जी को। भाबाजीत भाई, जय श्री राम। नमस्कार सर, नमस्कार, जय श्री राम। भाई पहले तो क्लियर कर दो, हम दोनों में कोई झगड़ा नहीं हुआ है। सर, ये पता नहीं किसने मैसेज डाला, आप फोन करके बोले कि लोग सोच रहे हैं झगड़ा हुआ, इतना दिन रिकॉर्डिंग नहीं किया, तो मैं कहा चलिए शंका दूर करते, रिकॉर्डिंग करते। सही 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 बात है। और कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई। 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स आपके हो गए, मतलब इट्स अ वेरी बिग नंबर। आपके और आपके पूरे टीम को, मतलब वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन सर, बहुत बड़ा अचीवमेंट। थैंक्स फॉर टू यू ऑल्सो फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस जर्नी। आपके साथ से शुरू किया था और भगवान हमारा साथ इसी प्रकार बनाए रखे। और बाकी आज भाभा जी साथ जुड़े हैं तो ज्ञान वर्षा तो होगी। तो भाई मुझे सबसे पहले बताओ, हमारे ज्ञान चक्षु आज आप कैसे खोलने वाले हैं, क्या बताने वाले हैं हमें? तो आज मैं सोच रहा था कि जैसे अभी रिसेशन जैसे बहुत सारे देशों में आया हुआ है, इंडिया में भी थोड़ा बहुत चल रहा है, हालांकि अभी कंट्रोल हुआ है। हम्म। लेकिन पिछले 6 महीनों से मैंने देखा है, जब से ये रशिया और यूक्रेन का ये युद्ध चल रहा है निरंतर, बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा है कि सर हमारा जो व्यवसाय है, जो कैरियर है, प्रोफेशन है, थोड़ा रुक सा गया है। हम्म। कि जैसे बहुत सारे ज्योतिषी भी, जो अपकमिंग ज्योतिषी है, वो भी मुझे कांटेक्ट करके बोलते हैं कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे अभी हम प्रेडिक्शन दे, कि कैसे पता चलेगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो मैं सोचा कैरियर को लेके थोड़ा ना असुरक्षा जो वो है ना, वो है इनसिक्योरिटी का थोड़ा भाव है लोगों में कि क्या है क्या नहीं है। हम्म। तो इसीलिए मैं सोचा था कि आज हम थोड़ा कैरियर पे डिस्कस कर सकते हैं कि हमारे पास चार्ट्स तो बहुत होते हैं, राइट। लेकिन उसमें हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कि एक आदमी जो है वो सक्सेसफुल होगा, हम्म। लेकिन एक आदमी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होगा प्रोफेशन में। हम्म। राइट, तो इसीलिए हम आज क्या करेंगे, हम खाली एस्ट्रोलॉजी यूज नहीं करेंगे। एस्ट्रोलॉजी तो यूज करेंगे ही, वो तो करना ही है। लेकिन साथ में हम न्यूमरोलॉजी भी यूज करेंगे। और जैसा मैं तो दो एग्जाम्पल दिखाऊंगा मैं, कि जो दो लोग हैं जो बहुत बड़े बड़े पोजीशन, बड़े बड़े पदों में है वो, हम्म। तो उनका कुंडली में मैं जो बता रहा हूँ एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी से, वो उनके कुंडली में कैसे बैठ रहा है। और ये सेम प्रिंसिपल आप लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं दो प्रिंसिपल बताऊंगा, एक एस्ट्रोलॉजी का होगा और हम्म। दूसरा न्यूमरोलॉजी का होगा। तो पहले न्यूमरोलॉजी वाले पे बात कर लेते हैं, क्योंकि वो थोड़ा आसान होगा जानने के लिए। हम्म। और मैं न्यूमरोलॉजी पहले क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कभी कभार आपके पास ऐसा होगा, हो सकता है कोई हम्म। आदमी आके बोल सकता है सर मेरे पास टाइम नहीं है बर्थ का, हम्म। मतलब रेक्टिफाई करना नहीं है, मुझे पता ही नहीं है, किसी बिल्कुल। को याद ही नहीं है मैं कब पैदा हुआ। हम्म। तो आप क्या करेंगे फिर? ठीक है, आप बोलेंगे मैं प्रश्न चार्ट निकालूंगा, लेकिन प्रश्न भी तो आप सब कुछ नहीं कर सकते ना उसे, मतलब जन्म कुंडली तो नहीं, वो कुछ एक आधा सवाल आंसर कर सकती है आपके, राइट। बिल्कुल। तो उसमें इसीलिए हम कभी कभार न्यूमरोलॉजी यूज कर लेते हैं उसमें। और न्यूमरोलॉजी तो आपको पता ही है, आपका जो डेट ऑफ बर्थ, आपका जन्मदिन जो है, जो दिन है, महीना, साल,
वो उसको यूज करके हम थोड़ा बहुत प्रेडिक्शन देते हैं। तो अभी मैं जो चीजें बोलूंगा इसमें, ये मतलब ऐसा नहीं है कि 100% केस में लागू होगा ही, लेकिन किसी किसी मतलब टू टू अ लार्ज एक्सटेंट इट विल अप्लाई एवरीवेयर। लेकिन आपको देश काल पात्र लगाना है इसमें, मतलब हम्म। मैं अभी कुछ बोलूंगा फिर आपको लगेगा अरे तो ये आदमी राजा बनेगा, ऐसा नहीं है। हम्म। शायद राजा होगा तो शायद अपने सिटी में होगा, या अपने डोमेन में होगा, या मतलब कुछ भी हो सकता है, अपने डिपार्टमेंट का राजा होगा ना। तो हम्म। सब कोई जैसे मतलब हमारे नरेंद्र मोदी या डोनाल्ड ट्रंप या जो बाइडेन या ना व्लादिमीर पुतिन या ऐसे ऐसे, ऐसे तो नहीं, मतलब बहुत कम ही गिने चुने लोग होते हैं, राइट वैसे। बिल्कुल। तो अभी सबसे पहले न्यूमरोलॉजी पे आ जाते हैं। और अ, आपको नितिन जी को अगर कुछ भी जगह लगा कि मैं उल्टी सीधी बात कर रहा हूँ तो प्लीज अरे मुझे अरे रोक दीजिए। नहीं नहीं नहीं, तो प्लीज। न्यूमरोलॉजी पे आते हैं। तो न्यूमरोलॉजी का क्या है, आप जो आपका पूरा डेट ऑफ बर्थ है उसको लेके आप पूरा ऐड ऑन कीजिए। ठीक है, सारे नंबर्स आप जोड़ दीजिए, उसमें जितने भी है आपका डेट ईयर मंथ सब जोड़ दीजिए। हम्म। और आप एक नंबर मिलेगा आपको, हम्म। फाइनल एक नंबर मिलेगा। हम्म। तो वो जो नंबर है वो उसको आप डेस्टिनी नंबर बोलते हैं हम। ठीक है, जैसा हिंदी में कभी कभी इसको भाग्यांक बोलते हैं। ठीक है, तो वो जो डेस्टिनी नंबर होता है वो आपके शादी जब आपकी हुई, आपका विवाह हो गया, उसके बाद वो एक्टिवेट होता है। एक्टिवेट होता है मतलब ऐसा नहीं कि एक्टिवेट हो जाता है इन द सेंस कि अचानक से एक्टिवेट होता है, लेकिन वो जो नंबर जो चीज बताता है वह वैसी चीजें आपके लाइफ में ज्यादा प्रोमिनेंस रखती है। ठीक है, हम्म। तो या तो अगर आपकी शादी 35 के उम्र में हुई है तो ये 30 के बाद एक्टिव हो जाता है। तो मान लीजिए आपकी शादी 25 साल में हुई तो 25 से ही एक्टिव रहेगा। ठीक है। लेकिन अगर 30 के बाद एक शादी हुई है तो 30 से ही आपका एक्टिव होगा। तो एटमैक्स इसका जो एक्टिवेशन ईयर है वो 30th ईयर है, मतलब 30 के बाद ही एक्टिव होगा ही। तो मतलब मैं सॉरी बीच में रोक रहा हूँ कि हाँ जैसे अगर किसी का विवाह नहीं होता तो 30 के बाद उसका अपने आप हो हाँ, जाएगा। वो बाय डिफॉल्ट वो एक्टिव है, मतलब ठीक है, आफ्टर ठीक 30। ठीक है, ठीक और शादी अगर 22-23 में हो तो 22-23 से ही एक्टिव हो जाता है। ठीक है, ठीक है। तो अभी जिसका भी डेस्टिनी वन होता है, हम्म। डेस्टिनी वन मतलब आप सारा ऐड करेंगे नंबर। ठीक हम्म। है, वो मिला के आपका वन आता है। ठीक है, हम्म। तो उसका मतलब है कि वन जो है किसका नंबर है, वो सूर्य का नंबर है। ठीक करेक्ट। है, सूर्य क्या है, राजा है। तो हम्म। वो व्यक्ति क्या होगा, राजा होगा। हम्म। अभी जैसा मैंने पहले डिस्क्लेमर दे दिया, राजा होगा मतलब ऐसा नहीं कि प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर होगा, लेकिन कुछ तो उसके पास ऐसा पावर या अथॉरिटी होगा। हो सकता है उसके अपने मोहल्ले में भी हो सकता है, वो अपने घर में भी हो सकता है, लेकिन वो उसका जो अथॉरिटी है ना कोई उसको चैलेंज नहीं कर पाएगा। ठीक है, हाँ उसमें हम ज्योतिष भी लगाएंगे, वो बाद में देखेंगे। तो अगर किसी का डेस्टिनी अगर वन होता है तो क्या होता है कि वो आदमी का अगर हॉरोस्कोप सपोर्टिव है हम्म। तो उसके जो कॉम्बिनेशंस हम पढ़ते हैं ना एस्ट्रोलॉजी में, ये वो जो भी मतलब बहुत सारे राजयोग है, ये है वो है, राइट। तो वो सब का जो पावर होता है ना, मतलब मैं आपको मैथमेटिकल टर्म्स पे बोलूँ तो 10x हो जाता है, वो 10 टाइम्स पावरफुल हो जाता है। और इसमें मैं किसका एग्जांपल दे सकता हूँ आपको, अमिताभ बच्चन। हम्म। हम्म। अमिताभ बच्चन का आप ऐड करिए डेट मंथ और ईयर, क्या है उनका, दैट इज वन, ही इज डेस्टिनी 19 वन। अक्टूबर। राइट, राइट। हाँ डेस्टिनी वन है उनका। हम्म। तो मतलब जैसा वो कहते हैं ना, जिसका डेस्टिनी वन है तो मतलब वो ही इज द बॉस बेसिकली, ही और शी कोई भी हो सकता है वो। हम्म। तो अभी आप बॉलीवुड में जाएंगे तो आप पूछेंगे कि सुपरस्टार कौन है बॉलीवुड का। हम्म। मतलब 70s से अमिताभ बच्चन आए तब से लेके आज तक, मतलब कौन है सुपरस्टार, बोलेंगे जो मतलब अनडिस्प्यूटेड है, जिसकी अथॉरिटी को कोई चैलेंज नहीं कर पाया। मतलब हम्म। बहुत सारे और लोग भी है, लेकिन मतलब कोई ऐसा नहीं है जो बोले कि इनको पार कर गया है हमने नेम फेम में ना, ऐसा तो कोई नहीं है बॉलीवुड में। हम्म। तो ये बहुत टिपिकल एग्जांपल है। तो एक तो फैक्टर है कि अगर किसी का डेस्टिनी वन है हम्म। तो वो पावर उसका बहुत बढ़ जाता है। और दूसरा है कि अगर डेस्टिनी फाइव है किसी का, डेस्टिनी फाइव मतलब अब सारा ऐड करके पांच आता है आपका, जैसा सब ऐड करके आपका मतलब 23 आ गया मान लो, तो 23 भी मतलब 2 + 3 5 हो गया। ठीक है, हम्म। या
वट एवर, मतलब जो भी आ गया, टोटल होके 5 हो गया। तो 5 जो है वो पावर पोजीशन का नंबर नहीं है नेसेसरली, लेकिन वो मर्क्यूरी का नंबर है। 5 इज द नंबर ऑफ मर्क्यूरी। और 5 जो है वो बताता है कि आपका थॉट प्रोसेस, आपका जो मतलब थिंकिंग कैपेसिटी, आपकी जो बुद्धि है बहुत ज्यादा तेज है। क्योंकि किसी का डेस्टिनी अगर 5 है तो बुद्धि उसकी बहुत ज्यादा तेज है। तो और आपको पता है बुध जो है वो 10वें घर का कारक है, दशम भाव का कारक है बुध, राइट। तो सूर्य और बुध प्राइमरी कारक है, और शनि शनि भी है। लेकिन सूर्य और बुध जो है दे आर लाइक द मेन कारक। और बुध तो मतलब प्रथम कारक है वो 10वें मतलब दशम भाव का ना। तो इसीलिए जिसका भी 5 होता है डेस्टिनी, उसका मतलब ऐसा है कि उसके पास बहुत, अगर उसका हॉरोस्कोप सपोर्ट करता है और उसका जो अर्था हाउसेस जो है, हमारा जो अर्थ त्रिकोण जो है, अब वो मतलब 10 टाइम्स पावरफुल हो जाता है। मतलब 10x हो गया, मतलब समझ है। तो कोई अगर आपको ऐसा योग दिख गया उसके कुंडली में जिसका डेस्टिनी जो भाग्यांक 5 है, राइट। और मान लीजिए आप कोई भी राजयोग लेते हैं, जैसे दूसरा और 11वें घर का स्वामी एक दूसरे के में परिवर्तन कर रहे हैं, तो आप अभी आप बताइए ये योग कितने लोग के पास है, राइट। लेकिन कितने लोग हैं जो मतलब बहुत ज्यादा अमीर है? ऐसा तो नहीं है, राइट। तो ये अगर किसी का है तो भी मतलब ऐसा है कि उसका प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाता है कि वो आदमी बहुत लोगों को कन्विंस कर सकता है, बहुत लोगों का वो मतलब क्या बोलते हैं ना, बहुत लोगों का वो दिल जीत सकता है वेरी इजीली। बहुत लोग उसे सपोर्ट करते हैं, बहुत लोग उसके बात से एग्री करेंगे। और इसमें भी डेस्टिनी 5 में बहुत सारे एग्जांपल्स आप दे सकते हैं। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी जी है, उनका डेस्टिनी 5 है, राइट। तो हाँ, 17 सितंबर 1950। तो अभी आप उनसे एग्री करें, उनका जो पार्टी है बीजेपी, उससे वो आपको पसंद हो आपको नहीं हो, आप सोचते हैं कि वो अच्छे है बुरे है बेवकूफ है या जो भी है, वो अलग विषय है। लेकिन ये तो बात सही है कि पिछले 2 इलेक्शन से कंजिक्यूटिव वो जीते हैं, राइट। मतलब इंडिया में तो ये बहुत मुश्किल है कि कोई 2-3 टर्म ऐसे बैक टू बैक जीते, राइट। एब्सोल्युटली। तो ये बहुत कम ही देखा जाता है, राइट। तो इसीलिए ये मैं 2 बहुत बड़े एग्जाम्पल दिया। और बाकी फिर मैं आई वुड बी वेरी इंटरेस्टेड, मुझे बहुत पसंद आएगा अगर आप कमेंट्स में लिख सकते हैं आप किसको जानते हैं जिसका डेस्टिनी 1 है या डेस्टिनी 5 है, राइट। तो ये तो एक न्यूमरोलॉजी का प्रिंसिपल हो गया, लेकिन इसको आपको मतलब आइसोलेशन में नहीं लगाना है। मतलब ये आपको एस्ट्रोलॉजी के साथ ही लगाना है, राइट। क्योंकि ऐसा नहीं, क्योंकि देखिए डेस्टिनी, अभी अमिताभ बच्चन या मोदी जी जिस दिन पैदा हुए उस दिन तो कितने लोग पैदा हुए, मतलब लाखों, या शायद मुझे नहीं पता करोड़ों में, या लाख, कितने लाख तो हुए होंगे एटलीस्ट। तो ऐसा क्यों नहीं है कि वही सब राजा है, मतलब वही लोग क्यों है खाली, राइट। तो इस पे आपको ज्योतिष लगाना पड़ेगा। तो अभी ज्योतिष वाला प्रिंसिपल पे आ जाता हूँ। तो न्यूमरोलॉजी का तो हमने ले लिया। अभी ज्योतिष के में आ जाता हूँ। तो ज्योतिष में जो आपका जैसा पराशर मुनि ने कहा है, जैसा धर्म कर्माधिपति योग जो होता है, वो मतलब सबसे अच्छा योग है, वो सर्वोच्च है योगों में ना, पराशर मुनि कहते हैं उसको। तो वो क्या होता है, मतलब कि जैसे देखिए नवम भाव हो गया, दशम भाव हो गया ना। तो हम जब सुनते हैं कि धर्मा कर्माधिपति हो गया, मतलब धर्म शब्द सुनते हैं हम लोग, तो हमें लगता है अच्छा तो ये क्या प्रवचन देगा आदमी, ये कथाकार बनेगा, क्या बनेगा वो। क्योंकि क्योंकि जब भी हम धर्म शब्द सुनते हैं ना, मतलब ये लोग बहुत पूछते हैं मुझे पराशर मुनि ने ऐसा क्यों कहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है वो खुद ब्राह्मण है इसीलिए उन्होंने वो बना दिया है कि 9वें 10वें का संबंध बन गया तो तुम मतलब ये बहुत बड़ा राजी होगा, ऐसा ऐसा है क्या? क्योंकि आजकल क्या है ना, जब भी हम धर्म शब्द सुनते हैं हम रिलीजन से इक्वेट कर देते हैं उसको, बिल्कुल। कि मतलब वो कि उसका धर्म वो ईसाई है, मुस्लिम है, हिंदू है, सिख है, जो भी है। लेकिन हमारे शास्त्रों में अगर आप धर्म का जो बात सुनेंगे ना, मतलब धर्म क्या है बेसिकली, वो उसका रिलीजन एक उसका पार्ट है ना। बिल्कुल। और धर्म में और बाकी बहुत सारी चीजें हैं, जैसा आपका क्या धर्म है, ड्यूटी है। हाँ। जैसा कहते हैं शहद का धर्म है मीठा होना, वो कहते हैं ना। तो मतलब अगर कोई बोलता है कि मैं शहद लेके आया हूँ हनी,
लेकिन वो मीठा नहीं है, मतलब क्या है, वो शहद नहीं है, राइट। हम्म, हम्म, तो मतलब ऐसा है कि आदमी का जो बेसिक नेचर है, जैसा गीता में कृष्ण ने अर्जुन को बोला कि अ, अर्जुन बोले थे कि मुझे ये युद्ध नहीं चाहिए। अभी राइट। जन्माष्टमी गया है 2 दिन पहले। तो मुझे ये युद्ध ही नहीं चाहिए, मैं क्या करूंगा, वो बोलते हैं गीता में पहले अध्याय में कि मैं जाके भीख मांगूंगा लोगों से। ये हम्म, सारा राजपाट दुर्योधन को दे दो, ये दे दो, वो दे दो, मुझे चाहिए ही नहीं, मैं क्यों अपने भाइयों को मारूं, ये वो, मतलब को मतलब नहीं है ना, मेरे भीष्म पितामह को क्यों मारूं मैं। हम्म, तो फिर कृष्णा ने बताया कि देखो अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो। हम्म, तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा ड्यूटी है कि तुम जो पापियों से संसार को मुक्त करो। हम्म, तुम्हारा काम नहीं है भिक्षुक बन के ना ये ऐसे भिक्षा लेना। हम्म, और क्योंकि तुम्हारा जो इनहेरेंट नेचर है हम्म, वो क्षत्रिय है, तो हम्म, अगर मान लो तुम कहीं किसी से तुमने भिक्षा मांगने गए तुम, और उसने देने से मना कर दे, तुम वही तलवार निकाल के उसका हाँ। ये तुम क्रोध प्रवृत्ति का मतलब व्यक्ति हो ना, यू यू कांट टॉलरेट कि कोई तुम्हें ना बोले या इनजस्टिस हो तुम्हारे साथ ना। तुम कहीं देखोगे कोई किसी को टॉर्चर कर रहा है, शोषण कर रहा है किसी का, तो तुम वही तलवार निकाल के उसका सर धड़ से अलग कर दोगे, क्योंकि वो प्रवृत्ति है तुम्हें, तुम क्षत्रिय हो तो तुम लड़ाई करो, राइट। तो जब भी धर्म कर्म धर्मा कर्माधिपति योग का बात आता है, वो ये उसका मीनिंग ये होता है, वो सर्वोच्च योग क्यों होता है, क्योंकि वो आदमी का जो अपना जो नेचर है, उसका जो स्वभाव है, वो जो चीजें पसंद करता है, वो जिन चीजों के ऊपर विश्वास रखता है, उन चीजों को वो कैसे ना कैसे ऐसे कुछ लोक कल्याण या समाज कल्याण में यूज करता है, या ऐसा कुछ करता है जिसके वजह से वो बहुत मतलब फेमस हो जाता है, बहुत उसका नाम इज्जत शोहरत बहुत ज्यादा बढ़ जाता है उसका। तो ये मतलब है धर्मा कर्माधिपतियों का। तो अभी आपके अगर कुंडली में किसी का अगर एक ग्रह नहीं या 2 ग्रह नहीं या 3 ग्रह नहीं, जो 9 में से ज्यादातर ग्रह है, अगर ग्रह या नक्षत्र के संबंध से किसी ना किसी तरीके से धर्मा कर्माधिपति योग बना रहे, मतलब 9वें या 10वें घर को संबोधित कर रहे हैं, तब आप ये बता सकते हैं कि वो आदमी का जो व्यवसाय या प्रोफेशन में जो राइज होगा वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा। और इसमें जो कलयुग में एक और स्थान है, वो जो 11वां घर हम सब जानते ही है, 11वां घर लाभा स्थान है। तो जब 11वां घर भी जुड़ जाता है, वो तो मतलब क्या कहना, मतलब वाह वाह हो गया, वैसा हो गया ना। तो अभी मैं आपको 2 एग्जाम्पल, सारे दर्शकों को 2 मैं ऐसे कुंडलियां दिखाऊंगा, जो एक खैर अभी दिखाई देता हूं मैं, तो उसमें क्या है, मैं दोनों प्रिंसिपल दिखाऊंगा आपको, राइट। जो हमने न्यूमरोलॉजी का यूज किया था और अभी एस्ट्रोलॉजी का। तो मैं, अगर आप इजाजत दे तो मैं स्क्रीन बिल्कुल, शेयर बिल्कुल, कर दूं। बिल्कुल, बिल्कुल। इन द ओके। मीन टाइम मैं आपके वो धर्म कर्म आधिपति योग के बारे में सोचा था, तो आपने हाँ इसकी जो व्याख्या की उसमें कहा व्यक्ति के जो नैसर्गिक गुण हैं, जो उसका धर्म हाँ। है नैसर्गिक, उसको वो कर्मों में क्रियान्वित कर पा रहा है, उसको एग्जीक्यूट कर पा रहा है, जिस वजह से उसे नेम एंड फेम और वो राजयोग का जो भी हम कहें वो यस। वो मिल रहा है। तो करेक्ट। वो भीड़ से अलग हो गया, मतलब अपने गुण धर्म को करेक्ट। प्रॉपरली वो एग्जीक्यूट कर पाया। बहुत करेक्ट। बहुत बढ़िया, मजा आया सुनकर। जैसे अर्जुन का धर्म है ना, अर्जुन का एक नाम है गुड़ाकेश। हाँ। गुड़ाकेश क्यों है कि रात में भी तीर चला सकते थे, वो सोते नहीं थे कभी। हम्म, तो वो उनका मतलब दैट इज हिज कैपेसिटी। अब वो ऐसे लेके बैठे नहीं, उसको एक्सप्रेस भी किया कुरुक्षेत्र में, मतलब अर्जुन और भीम ने सबसे ज्यादा डैमेज किया है। भीम ने तो सारे 100 कौरवों को खत्म कर दिया, हम्म, राइट। हम्म, और कौरवों के जितने बड़े बड़े महान सेनापति थे सबको अर्जुन ने ही धराशायी किया, मतलब सबको नहीं, बट एकदम। अर्जुन आ गया तो ब्लॉक हो गया, मतलब वो कुछ नहीं कर सकता वैसा है। और सामने तो साथ में भगवान भी रथ पे है, तो वो तो मतलब ऐसा है कि अनडिफीटेबल है, वो इम्पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। तो मैं अभी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। हाँ। तो ये जो चार्ट है, ये 2 कुंडली है मेरे पास, हम्म, दोनों में दिखा देता हूँ। तो ये जो पहला कुंडली जिसका है, हम्म, ये मैंने नाम लिख के रखा है वीपी। वीपी मतलब है कि वाइस प्रेसिडेंट। अच्छा, तो ठीक वो है, एक ठीक। कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट है।
तो राइट। अभी आप इसको मतलब सबसे पहले जैसा मैंने बताया न्यूमरोलॉजी का हम लगाते हैं। बहुत अच्छे। तो इसको आप ऐड करेंगे तो कितना होता है, लेट्स लेट्स ट्राई एंड ऐड कितना होता है। हम्म। तो 8 9 10 11 हो गया, हम्म। फिर 12 हो गया हम्म। ना, ऐसे से करके फिर 12 और 7 मिला के कितना हो गया, 19। हम्म। 19 और 4 मिला के तो टोटल आ जाता है इसका डेस्टिनी 5। हम्म। 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 5 ही होता है ना, इफ आई एम करेक्ट। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 7 और 4 11, 8 और 3 11, 22। हाँ, 22 और 10 हो गए हमारे कितना, 32 और 5। करेक्ट करेक्ट। 5 तो डेस्टिनी 5 हो गया, तो ये टोटल सब ऐड कर देंगे 5 हो गया। हम्म। अभी 5 हो गया मतलब क्या है, इसका मतलब जो ये आदमी का मतलब जो फाइनेंस का जो कैपेसिटी है हैंडल करने का, कंट्रोल करने का, मैनेज करने का, जो मतलब कैसे फाइनेंसेस को ये करे, उसमें ये महारथी है। मतलब जैसा हमारे पुराने टाइम में बोलते थे ना, रथी महारथी, उस टाइप का है। मतलब इज वेरी पावरफुल, वेरी कॉम्पिटेंट, अंग्रेजी में हम्म। बोलना बोलो तो हम्म। अब इसमें इनका कुंडली में आ जाए तो ये तो हमने देख लिया पहले कि इनका जैसा 5 है डेस्टिनी। तो मतलब अभी हम जब भी इनका कुंडली कुंडली में एस्ट्रोलॉजी में कोई भी धन योग या 10वें या 11वें या दूसरे छठे 10वें 11वें से संबंधित कोई भी योग देखेंगे, हम्म। तो वो मतलब वो 10 टाइम्स 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली। मतलब एक नॉर्मल आदमी के हम्म। से वो बहुत 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 ज्यादा शक्तिशाली होगा वो, ठीक है। हम्म। अभी आप इनके कुंडली पे अगर आप देखेंगे हम्म। तो उनका अलवर राजस्थान में ये जन्मे हैं 1:21 पे। तो राइट। इसका इनका अगर आप देखेंगे ना, जैसा इनका ये जूम कर देता हूँ मैं, इनका वृश्चिक लगन है, ठीक है। हम्म। वृश्चिक लगन में इनका लग्नेश तो मंगल है, ये सब जानते हैं। अभी मंगल देखिए कहाँ बैठा है, मंगल मतलब 10वें घर में बैठा है। तो हम्म। लग्नेश 10वें घर में चला गया है, ऊपर से दिग्बली है मंगल, हम्म। ऊपर से सूर्य भी वहीं पे है मंगल के साथ। हम्म। ये तो बहुत ज्यादा शक्तिशाली कॉम्बिनेशन हो गया ये। डेफिनेटली। उसके बाद 10वां घर का स्वामी खुद सूर्य है, वो 10वें घर में ही है। ये भी बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉम्बिनेशन हो गया। हम्म। इसके अलावा जो 11वें घर का स्वामी है बुध, वो हम्म। भी 10वें घर में। ये तो मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया ना। 10वां घर हो गया आपका मतलब नाम इज्जत शौहरत, नेम फेम पावर पोजीशन, वो वाला हो गया। फिर 11वां घर लाभ स्थान हो गया ना। फिर इसके बाद आप 9वें घर का स्वामी को आप देख लीजिए, चंद्रमा को देख लीजिए। चंद्रमा 9वें घर पे दृष्टि डाले हुए हैं। इसके अलावा आप नक्षत्र अगर आप देखें हम्म। तो आप देखिए इसमें मंगल किस नक्षत्र में हम देखते हैं, उत्तर फाल्गुनी में है। हम्म। तो उत्तर फाल्गुनी हम जानते हैं किसका नक्षत्र है, वो हम्म। खुद सूर्य का ही नक्षत्र है। हम्म। तो उसका नक्षत्र स्वामी जो है हम्म। कल का, वो भी 10वें घर में है। 10वें घर का स्वामी होके 10वें घर में है। हम्म। इसके बाद आप सूर्य को देखिए, सूर्य तो दशमेश है, दशमेश होके 10वें में बैठा है, तो अभी मैं नक्षत्र देखने की कोई जरूरत नहीं। हम्म। उसके बाद चंद्रमा देखिए, चंद्रमा खुद 9वें घर का स्वामी है, जो जैसे हमने बताया था ना 9वें 10वें का जैसा ग्रहों का संबंध अगर बन रहा है। राइट। इसके बाद आप देखिए मंगल को हमने देख लिया है, उत्तर फाल्गुनी में है। उसके बाद आप बुध को देखिए, बुध स्वयं ही 10वें घर में, तो वहां भी टिक मार्क आ हम्म। गया। अभी हमें नक्षत्र देखने का जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं नक्षत्र। तो हम्म। पूर्वा फाल्गुनी में बुध है, पूर्वा फाल्गुनी का स्वामी कौन है, शुक्र है। हम्म। और शुक्र कहाँ बैठा है, वो भी 9वें घर में बैठा है। हम्म। उसके बाद उसके बाद गुरु को देखते हैं हम। गुरु गुरु कहाँ बैठा है, गुरु स्वनक्ष। का प्लेसमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो 10वें घर को वो दृष्टि डाल रहा है, लेकिन हम्म। इसमें भी वो दूसरे घर का वो मालिक है। तो बिल्कुल। बार बार हम देख रहे हैं दूसरा छठा 9वां 10वां 11वां ये घर मतलब किसी ना किसी तरीके से हम्म। संबंध बना रहे एक दूसरे से। मतलब जो भी बोले, इसमें भी देखिए दूसरा घर का स्वामी और 11वां घर का स्वामी हम्म। गुरु और बुध एक दूसरे को दृष्टि दिए हुए हैं, ये राजयोग भी है। अभी लेकिन ये वो उनका डेस्टिनी 5 है, तो ये बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया है। और इसमें वो दोनों एक उसमें से भी एक 10वें घर में बैठा है बुध, तो ये हम्म। तो मतलब 100 गुना ताकतवर हो गया ना। और हम्म। उसके बाद आप गुरु देखिए पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में, पूर्व भाद्रपद गुरु के स्वयं का नक्षत्र है, बिल्कुल। जो स्वयं उस राजयोग में सम्मिलित हो रहा है।
फिर आप शुक्र को देख लीजिए, शुक्र क्या कर रहा है, शुक्र खुद नवे घर में बैठा है। तो फिर वही आ गया ना, धर्मा कर्मा ये सब आ गया। फिर शुक्र किसके नक्षत्र में, अश्लेषा में, अश्लेषा का स्वामी कौन है, फिर से बुध, फिर 10वें घर में चला गया। उसके बाद शनि महाराज कहाँ बैठे हैं, शनि महाराज थोड़ा डिफिकल्ट पोजीशन में है, लेकिन आप नक्षत्र देखेंगे पुनर्वसु, फिर से गुरु महाराज आ गए। उसके बाद राहु महाराज को देखिए, वो बैठे हैं ज्येष्ठा में, राइट। तो ज्येष्ठा हमें पता ही है किसका नक्षत्र है, वो बुध का नक्षत्र है, फिर से 10वां घर आ गया ना। केतु बैठा है रोहिणी में, जो रोहिणी का स्वामी कौन है, चंद्रमा, जो कि 9वें घर का स्वामी है। तो मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि अभी ये व्यक्ति का देखिए, मतलब जब आप कोई ऐसा चार्ट देखते हैं या ऐसा आदमी को देखते हैं जिसका मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस हुआ है, मतलब बहुत हद से ज्यादा, जैसे ये आदमी को मैं जानता हूँ पर्सनली, इनका ऐसा है कि हर दिन मतलब डेली बेसिस पे इनका कितना मिलियन डॉलर का ये ट्रांजैक्शन ये करते हैं, मतलब हम जितना शायद पूरे लाइफ टाइम में नहीं कमा सकते हैं। उतना वो एक दिन में वो मतलब वो जो पैसा आना जाना उसका हैंडलिंग करते हैं ये। तो ये तो मतलब नॉर्मल आदमी के लिए बहुत मुश्किल है ना। तो अभी कोई कोई सा भी दशा है इनका, मतलब घर तो वही एक्टिवेट हो रहा है। सही बात, बिल्कुल सही बात है। तो मतलब इसमें हमें दशा देखने का कोई जरूरत ही नहीं, मतलब दशा में हम ये देख सकते हैं कि किसमें ज्यादा तरक्की होगा, किसमें कम होगा, लेकिन जब 9 के 9 ग्रह कुछ बता रहे हैं वो तो मतलब होना ही है, इरेस्पेक्टिव ऑफ द दशा। और इसके ऊपर हम पहले ही देख चुके हैं, वो डेस्टिनी इनका 5 है। ये तो मतलब भाई मतलब लॉटरी लग जाना वो वाली बात है। मतलब खैर उनके खुद के पूर्व जन्मों के उनके कर्म होंगे तभी ऐसा कुंडली हुआ है, और मेहनत भी बहुत किया है, तो ऐसा तो नहीं है मतलब फ्री में सब हुआ है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चार्ट है। और ये मैंने जानबूझ के क्यों दिखाया, क्योंकि ये फाइनेंस के एरिया में है, और जो डेस्टिनी जो 5 है ना, वो भी फाइनेंस एरिया में ज्यादा जाने का इंटरेस्ट रहता है मर्क्यूरी के वजह से। तो इस पे आप अपना कुछ अगर आप बोलना चाहे मतलब। नहीं, मैं तो चार्ट देखने में खो गया। मैं तो ये देख सोच रहा था कि जैसे अभी आपने कहा कि अर्थ त्रिकोण यानी 2 6 10 तीनों के स्वामी का परस्पर एस्पेक्ट होना, फिर उसमें 10th लॉर्ड का साथ साथ 11th लॉर्ड का भी आ जाना 2 6 10 के स्वामी के साथ। तो और ऊपर से लग्नेश का दिग्बली होना और अग्नि तत्व ग्रह का अग्नि तत्व राशि में 10th हाउस में आना। अब चार्ट तो जबरदस्त दिख रहा है कि भाई हाँ। अच्छा, इसमें वही आपने जिसे बात बोला कि सैटर्न जो है बड़ी क्या बोल रहे हैं उसको, उस पोजीशन पर है कि थोड़ा सा इतना ज़्यादा फेवरेबल नहीं लगती है, बट स्टिल इट इज़ इन पुनर्वसु नक्षत्र। मैं वो भी देख रहा था नीचे कि पुनर्वसु नक्षत्र में आपने मघा में सूर्य की बात की शायद, है ना, मघा में सूर्य। करेक्ट। तो नो डाउट। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात अभी भाभा जी ने कही, आप सभी ने सुना होगा, मैं खाली रिपीट कर रहा हूँ कि मुझे भी लगे कि मैंने कुछ इसमें इनपुट्स दिए हैं, अदरवाइज वो बात बोल चुके हैं। मैं ये कह रहा था, इन्होंने कहा कि भाई दशा आप कोई भी आती रहे, ये जो बता रहे थे ना कि लगन से लेके केतु तक सारे प्लैनेट इसी कंजंक्शन या इसी राजयोग में लिप्त ग्रहों के नक्षत्रों में है। करेक्ट। तो यहाँ पर वो जो दशा बदल भी जाएगी तो भी उसका कम ज्यादा फल तो मिलता रहेगा। ये ऐसे ही होगा जो मतलब ऐसा नहीं कि एक दशा में मिले और उसके बाद अगली दशा में बैंकक्रप्ट होके घर बैठ गए, वो नहीं होने वाला। ऐसा नहीं है। तो सही बोला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार कुछ चार्ट आते हैं कि सर वो बड़ा ही तेजी से राइज किया बंदे ने और उसी तेजी से गिर गया। तो फिर वो बोलता है कि सर मैं गया ही क्यों था, मतलब मैं अटेन भी करा उसके बाद सब कुछ चला गया। तो ये बहुत अपने नक्षत्रों के साथ जुड़ा। और बाकी तो खैर आपने नंबर 5 की इम्पोर्टेंस बताई कि वो मरकरी से जुड़ा हुआ है। और इसमें सॉरी आपकी बात में काट दिया गलती से, एक और चीज मैं बताना भूल गया था। वो जो ग्रह जो आपका जो डेस्टिनी नंबर वाला जो ग्रह है वो भी आपके कुंडली में कहाँ बैठा है, ये भी आपको देखना आने वाला था उस पर। हाँ, तो इसमें देखिए बुध जो है हमें पता है, बुध डेस्टिनी 5 मतलब बुध, तो यहाँ पे बुध भी 10वें घर में और खुद 10वें घर के स्वामी के साथ है, और बुध खुद भी 11वें घर का स्वामी, मतलब और दूसरे घर के स्वामी से दृष्ट है वो। तो मतलब दूसरा 11वां ये तो मतलब धन भाव बोलते हैं ना इसको, लाभ भाव। तो ही वो सही में जो फाइनेंस जो सेक्टर है
उसी में वो है, बहुत बड़े कंपनी में बहुत बड़े वाइस प्रेसिडेंट है वो एक कंपनी में। तो इसीलिए मतलब ये चार्ट बहुत जबरदस्त है, ये दिखाता भी है कि ये आदमी मेहनती भी है, जैसा आपने बताया लग्नेश अग्नि तत्व का होके 10वें घर में। ऐसा नहीं कि वो कहीं से फोन आ गया और सब ऑटोमेटिक हो गया, ऐसा नहीं, सब लग्नेश भी इसमें इन्वॉल्व है। मतलब कि वो आदमी खुद अपने एफर्ट्स, हार्डवर्क, परिश्रम से उन्होंने ये पाया है। तो अभी हम चलते हैं दूसरा जो डेस्टिनी 1 वाला जो चार्ट है उस पे चलते हैं। तो ये जो है, ये एक CFO लिखा है मैंने, ये भी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है एक कंपनी के, ये फॉरेन के रहने वाले हैं। और इनका भी अगर आप ऐड करेंगे ना जो इनका टोटल है, तो ये आपको शायद 1 मिलेगा इसमें। ठीक है, तो देख लेते 5 6 7, 7+7 14, 14+5, हाँ 14+5 28 आएगा, टोटल हो गया 28 28, आएगा। मतलब 1 हो गया टोटल। ठीक है, 2+8 1 हो गया। हम्म अब डेस्टिनी 1 है इसका, 1 मतलब कि किंग बेसिकली। तो अब ये आदमी आपसे पूछेगा सर मैं CEO बनूंगा, तो मतलब क्या आंसर होगा, मतलब प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है ना। तो अभी ये आदमी के चार्ट पे आते ही एडिनबर्ग जो स्कॉटलैंड में है, कि वहां पे इनकी पैदाइश है, 11:15 पे है। तो ये भी ये फाइनेंस डोमेन में नहीं है, ये टेक्नोलॉजी साइड जो डोमेन है उसमें है ये। लेकिन ये भी CFO है। CFO मतलब चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जिसे बोलते हैं। CEO जो होता है उसके बाद का, या मतलब जो CEO के नीचे के लेवल के जो एम्प्लॉइज है उसमें से वन ऑफ देम ही इज लाइक CTO होता है, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर। तो ये भी बहुत पावरफुल पोस्ट पोजीशन इनका है। मतलब इनके अंडर कितने टीम्स है, मतलब कितना, मतलब ये चाहे तो किसी को हायर कर सकते हैं, किसी को फायर कर सकते सही हैं। बात। तो ऐसा है। मतलब फाइनेंशियल डिसीजन जो भी होते हैं मेजर, वो इनकी मर्जी के बगैर नहीं हो सकते, मतलब उस पोजीशन पर है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, चीफ हाँ मतलब एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है, तिनका भी नहीं हिल सकता है। तो अभी इसमें फिर से हम देखेंगे कि जो जो डेस्टिनी नंबर है 1 है, वो कौन, सूर्य का नंबर है। तो करेक्ट। वो मतलब सूर्य कहीं पे भी बैठा हो, लेकिन वो बाय डिफॉल्ट एक है। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं सूर्य बैठा कहाँ पे। हम्म तो अभी आप देखिए यहाँ पे जैसा ये कर्क लगन है। हम्म कर्क लगन में दोपहर में पैदा हुए है ये, अराउंड दैट टाइम। फिर तो सूर्य तो दिग्बल ही है और हम्म उच्च के भी है इसमें, राइट। तो ये मतलब बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया। पहले भी हमने देखा था बुध 10वें घर में था पिछले, लेकिन उसमें उच्च के नहीं थे एटलीस्ट। राइट। यहाँ पे तो एक तो उच्च के भी है, दूसरा ये दिग्बली भी है, हम्म दूसरा आप देखिए दूसरे घर के स्वामी भी है सूर्य। हम्म हम्म तो दूसरा घर फिर वो धन आ गया ना। मतलब खैर मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो CFO बन के रिटायर हो जाएंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। हम्म लेकिन मतलब कहने का मेरा मतलब ये है कि जब भी अर्थ त्रिकोण इसमें कहीं ना कहीं आ गए, जुड़ गए, राइट। आप मतलब आप एकदम क्या बोलते हो उसको, मतलब आंख बंद करके आप बोल सकते हैं कि ये तो मतलब बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है ये चार्ट। हम्म इसमें आप देखिए जैसा दूसरा घर का जो स्वामी है हम्म वो कहाँ पे बैठा है, जो सूर्य है वो फिर 10वें घर में आ गया है फिर से। फिर अर्थ त्रिकोण का संबंध बन गया। हम्म उसके बाद आप ये छठे घर का स्वामी कौन है, गुरु है, वो भी दूसरे घर में चला गया है। तो अर्थ त्रिकोण के स्वामी थोड़ा एक दूसरे के घर में ना उस टाइप का इनका प्लेसमेंट है। उसके बाद आप ये देखेंगे कि 11वां घर का जो स्वामी है शुक्र, वो अपनी स्वयं राशि में बैठा है। 11वां घर का स्वामी 11वें घर में, वो भी दैट इज वेरी पावरफुल योगा टू हैव। हाँ, और इसके अलावा इनका अगर आप देखेंगे तो जो इनका ना वो एरिया में बहुत काम होता है, इनका इंश्योरेंस का एरिया में। ठीक है, अब इंश्योरेंस जब आता है तो मैंने हमेशा ही देखा है इंश्योरेंस एजेंट या इंश्योरेंस कंपनी का कोई बड़ा अफसर अष्टम भाव का संबंध होना ही पड़ेगा, वरना हो ही नहीं सकता है। क्योंकि इंश्योरेंस किससे होता है, मतलब जो कोई दुर्घटना या उस टाइप का कुछ जो जो आप प्लान नहीं किया अचानक से आ गया। तो इनका जो 8वां घर का स्वामी है शनि महाराज है,
ना शनि महाराज शुक्र को दृष्टि दिए हुए हैं इसमें, जो 11वें घर का समय, मतलब कि इसी से उनका जो मेन जो सोर्स ऑफ अर्निंग है वो इसी से आएगा। लेकिन एक बात यह है इसमें कि ऑल्दो ये फाइनेंस सेक्टर में है, और उस मतलब फाइनेंस में नहीं, लेकिन वो ये कंपनी का फाइनेंस संभालते हैं, लेकिन इनका जो मेन जो प्रवृत्ति है, इनका असली जो अंदर इनका जो चाह है, वो है कि मतलब राजा बनने का, क्योंकि डेस्टिनी वन है इनका। तो हम्म अगर कोई मुझे पूछेगा कि ये बहुत ज्यादा खुश है सीएफओ बन के, हम्म शायद मैं बोलूंगा नहीं है। हम्म मतलब खुश नहीं होने का मतलब ये नहीं कि दुखी है, लेकिन जैसा वो वाली बात है ना, मतलब कि मगरमच्छ और वो हाथी, जैसे गजेंद्र मोक्ष का वो है ना, कि हाथी बहुत ताकतवर है, राइट। लेकिन वो समंदर पानी में चले गए थे, तो वो जो क्रोकोडाइल है ना, वो मगरमच्छ, वो उसने जकड़ लिया उनको। हम्म तो इनका जो मेन इनका डिजायर मतलब है कि इनको सीईओ बनना है, हम्म ठीक है, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, या जो भी बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज वैसा कुछ, तो ये मतलब उनका प्रवृत्ति होगा, राइट। हम्म तो अभी हम जब इनका कुंडली वगैरह देखेंगे तो हमें मतलब उस सिरे से देखना पड़ेगा कि वैसी चीजें है कि नहीं इनमें, ठीक है। हम्म। तो अभी हम इनके बहुत जल्द ही हम इनके ग्रहों पे एक बार नजर मार देते हैं। जी जी। तो इनका जैसा सूर्य है वो भरणी नक्षत्र में बैठा है। हम्म। तो सूर्य खुद 10वें घर में है, तो हमें नक्षत्र देखने का जरूरत नहीं, फिर भी आवश्यकता हम देख सकते हैं। तो भरणी किसका नक्षत्र है? वो शुक्र का नक्षत्र है। तो शुक्र कहाँ बैठा है? 11वें घर का स्वामी 11वें में। हम्म तो ऐसे हम बाकी भी आप देख सकते हैं ना, जैसा हस्ता नक्षत्र में चंद्रमा, हस्ता नक्षत्र में, हस्ता तो चंद्रमा के खुद का नक्षत्र है, हम्म राइट, और वो चंद्रमा लग्नेश भी है ऐसे, राइट। तो हम्म। इसमें बहुत सारी चीज आप देख सकते हैं कि मतलब डेस्टिनी नंबर को हम यूज करके हम्म और मतलब तीन चीजें, एक तो डेस्टिनी नंबर हो गया, फिर कुंडली में अच्छे योग हो गए, इसके अलावा वो जो डेस्टिनी नंबर वाला प्लैनेट है वो कहाँ बैठा है कुंडली में, करेक्ट करेक्ट। वो तीन चीज अगर आपने देख लिया हम्म और उसके बाद भी जरूरत पड़ी, तो हम्म हम दशा देख सकते हैं हम्म कि दशा में क्या है, अप्स एंड डाउन्स कब है, क्या है। तो हम्म। वैसे हम देख के ये बता सकते हैं कि आदमी का कितना राइज होगा, या अगर सब उल्टे ही है, सब नेगेटिव ही है, तो मतलब ऐसा है वो कुछ भी करेगा तो मतलब उसका पता नहीं होता रहता है, मतलब कुछ लोगों का आपने देखा है। सही बात। लेकिन हाँ खैर, ये सबको बोलने के बाद मेरा मेन तात्पर्य मेरा यही रहेगा कि अ, आप जिस दिन पैदा हुए या आपकी कुंडली जैसी है, वो तो आपके पूर्व जो कर्म है उस पर निर्धारित है। हम्म उसको तो आप बदल नहीं सकते, अभी चेंज नहीं कर सकते उसको। तो हम्म अगर कुछ ऐसे आपके योग नहीं है, हम्म जो आप अगर ये देख के आप डिसअपॉइंट हो गए, अरे मेरा तो एक भी नहीं है, मेरा क्या होगा ना, बहुत सारे लोग बोलेंगे अरे ऐसा, या बहुत लोग बोलेंगे नहीं, लेकिन अंदर अंदर सोचेंगे कि अरे हमारे पास तो है नहीं, हमारा क्या होगा, राइट। राइट। वो ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई योग नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो हम्म हमारे शास्त्रों में जो विधान है वो दो विधान है, एक तो मतलब हम जो करते हैं, और एक जो हमारे पूर्व जन्मों से होता है। तो अगर हमारे कुंडली में पूर्व जन्मों से पुण्य नहीं है, तो हम इस जन्म में अच्छा काम करें, इस जन्म में हम अपना जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज है वो अच्छे से करें, हम्म हम दूसरों की हेल्प करें, ना पुण्य दान करें या दक्षिणा दे, जो भी आध्यात्म की ओर हम जाए, तो उससे अगर नेक्स्ट लाइफ या उसके बाद जैसा हमारा लाइफ है, तो शायद उस टाइम हमारे पास ऐसा कोई हॉरोस्कोप है का जो मतलब ऐसे चीजें बता रहा है। क्योंकि कभी कभार लोग बोलते हैं मुझे कि अरे सर, आपने जितनी बातें बताई एक भी नहीं है हमारे पास, तो हम क्या करें। तो ऐसा मत सोचिए, डिसअपॉइंट मत होइए। ऊपर वाले ने, भगवान ने जो दिया है हम्म उसको अच्छे से यूज कीजिए, जैसा मेरे शिक्षा गुरु हमेशा कहा करते हैं कि हम्म मेक द बेस्ट यूज ऑफ अ बैड बार्गेन। हम्म हम्म। इसी के साथ मैं नमस्कार करूंगा, बाकी मैं स्क्रीन शेयर स्टॉप कर देता हूँ, नितिन जी अगर कुछ जी 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 बिल्कुल। नहीं, आपने अभी बोला ना, ज्योतिषी की तो शायद ज़रूरत ही तभी पड़ती है जब संसाधन कम हो और उसका अच्छा उपयोग करना हो। अब भाई अच्छी जी कुंडली वाला क्यों आएगा मेरे पास? वो तो कहेगा मैं तो अच्छा कर ही रहा हूँ यार, तुम वो तो कह रहा है मैं तो कर्म प्रधान मेरी सोच है, मैं मेहनत करता हूँ और मुझे मिल जाता है। हमारे पास आएंगे ही वही जिनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है और वो पूछना चाह रहे हैं भाई अब इसका बताओ मैं हाँ, क्या करूँ।
तो आपने जो बात बोली बिल्कुल सही है कि अभी लेकिन पता है क्या है, हम बात तो कर रहे हैं आप और मैंने देखा है जिनकी अनफॉर्चुनेटली जो बहुत बुरे टाइम से गुजर रहे होते हैं या लंबा बुरा टाइम चल जाता है, बोलते सर सब विश्वास उठ गया हमारा, मैं शुभ अच्छे कर्म करने का मन नहीं करता है। अब दो तीन दिन हाँ पहले की बात है, एक व्यक्ति आके मेरे पास बोला, कहने लगा सर नवरात्रों तक मैं पूजा करूंगा, उसके बाद मैंने जोत नहीं जलानी है। मैंने कहा क्यों? ओ अरे अच्छा। बस अब अगर भगवान ने मुझसे अपनी पूजा करवानी है तो पहले वो देगा तो मैं पूजा करूंगा वरना मैं पूजा नहीं करूंगा। तो ये अब मैं उसको चाहे जैसे मैंने समझाया, मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, पिछले जन्म के कर्म में आपको रेट्रो प्लैनेट मिले हैं, ये है वो है, जो भी था सिचुएशन बताई, पर स्टिल मैं उस बेचारे को मैं उसकी परिस्थितियां समझने की कोशिश कर रहा था कि उसके लिए बड़ा मुश्किल है। अच्छा, मैं यहाँ पर एक दो चीज़ें और कहना चाहूँगा बाबाजीत जी। आपने नंबर 1 और नंबर 5 के बारे में बताया और उनके बारे में सूर्य और बुध का भी जिक्र कर दिया। हो सकता है कुछ मेरी जैसे अनभिज्ञ दर्शक होंगे जिन्हें नहीं पता होगा कि 2 का कौन होता है, 3 का कौन है, 4 का। हाँ हाँ तो अपन एक बार इसको भी बोल लेते हैं कि 2 का मतलब आप बताएं कि 2 3 के स्वामी कौन कौन है, तो उन्हें देखने में आसानी रहेगी। हाँ। तो ये तो खैर शायद आपको पता ही है कौन कौन है, लेकिन दर्शकों के लिए आप पूछ रहे हैं तो मैं बता ही देता हूँ। तो जैसा पहला जो है वन है वो सूर्य का है, नंबर वन। और इसमें आप देख सकते हैं कि इंडिया में जितने वो कलेक्टर वगैरह है, कलेक्टर मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, उपायुक्त बोलते हाँ हैं हाँ एसपीज में, हाँ। तो उनका जो गाड़ी का नंबर होता है वन होता है हमेशा। अरे वाह। मतलब जैसा गुवाहाटी में जब मतलब आसाम में मेरे फादर जब थे कलेक्टर एक डिस्ट्रिक्ट के, तो AS 190001 नंबर था उस गाड़ी का। मुझे याद है। तो ऐसे करके फिर जो, और वो वन मतलब वो दिखाता है मुझे अथॉरिटी पावर ये सब चाहिए, ठीक है। और उसके बाद टू आ जाता है। टू जो है वो चंद्रमा का नंबर है, मून का नंबर है। तो जिसका भी टू ज्यादा है डेट ऑफ बर्थ में, या जिसका डेस्टिनी टू है, वो और आदमी उसका, मतलब। सॉरी मैं सॉरी बीच में रोक दिया, मैं खाली बोला जिसका 2 है उसका मून मुझे बर्थ चार्ट में चेक करना है, इफ़ इट इज़ इन अ गुड पोजीशन तो मैं थोड़ी उम्मीदें लगाऊं कि हाँ यार तुम्हारा डेस्टिनी नंबर लॉर्ड स्ट्रांग बैठा है, तो अच्छे अच्छे संकेत दे रहा है, यही मैं समझ रहा था, बाकी हाँ आप। हाँ। और मून का जो नेचुरल ट्रेट्स होगा ना, मतलब जैसा किसी का डेस्टिनी अगर वन होता है, तो आप उसको 35-40 की उम्र में अगर मिलेंगे ना, तो बात ऐसा एकदम बड़ा बड़ा करेगा। आप देखिएगा किसी का भी डेस्टिनी हो ना, मतलब एक आदमी था, मतलब डेस्टिनी वन में मिला था उसको, दिल्ली में ही है। तो उनको मैं पूछा सर क्या तमन्ना है आपकी हम्म। जिंदगी में, तो बोलते सर नेम फेम में मोदी को क्रॉस करना है और पैसे में ट्रम्प को क्रॉस करना है, ये है। नहीं बिल्कुल सही है। मैं क्या बताऊं। मतलब ये वो एकदम मतलब बात ऐसा करेगा ना, आपको लगेगा कि ये कहाँ का बात कर रहा है, मतलब आपका बाउंस हो जाएगा सिर ये, क्योंकि वो सोचता ही इतना बड़ा, उसको लगता है कि मैं राजा हूं। तो राजा तो भिखारी जैसा नहीं रहता है। हाँ हाँ फिर हाँ। टू आ गया, वो मून का है। तो मून का क्या होता है ना, थोड़ा इमोशनल होते हैं ये लोग। टू जिसका हम्म। डेस्टिनी होता है और इमोशनल होते हैं, तो थोड़ा मतलब इंसानी जो ह्यूमन रिलेशन होता है ना, वो इनका मतलब कभी कभार बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, कभी कभार बहुत ज्यादा खराब होते हैं। कभी कभार मतलब ऐसा है कि ये वो जो कहते हैं ना लाइफ ऑफ द पार्टी, मतलब किसी आप फंक्शन में जाएंगे तो जान होंगे, मतलब हम्म। ये जब तक आते नहीं आपको लगेगा नहीं पार्टी में रौनक है, वैसे वैसे वैसे। हम्म। या तो आपको लगेगा अरे यार ये क्यों आ गया। हम्म। ये नहीं आता तो सब अच्छे थे। उसके बाद फिर थ्री आ गया, जो तीन है हमारा, वो गुरु का नंबर है, जुपिटर। हम्म। तो वो आ गया डेस्टिनी में, मतलब वो आदमी थ्री जो है वो फैमिली बताता है, चिल्ड्रन बताता है, हम्म। और स्पिरिचुअलिटी भी बताता है। तो अगर किसी का डेस्टिनी थ्री है और उसके कुंडली में ज्यादातर ग्रह दूसरे दूसरे पांचवें घर से योग बना रहे, हम्म। तो आपको, वो आदमी को अध्यात्म के बारे में बोलोगे उतना समझ में नहीं आएगा, उसको इंटरेस्ट भी नहीं होगा, क्योंकि वो दूसरा पांचवा जो बच्चा या घर फैमिली वो साइड गया है। लेकिन अगर पांचवा नौवा 11वां 10वां ये सब घर है, हाँ तो वो हाँ। अध्यात्म के साइड में जाएगा, जो डेस्टिनी थ्री जिसका है। उसके बाद फोर आ गया आपका, वो राहु का है। तो फोर राहु का है, मतलब कि फोर जिसका है डेस्टिनी, वो मतलब ऐसा है कि वो बहुत ज्यादा रिस्क टेकिंग उनका इंटरेस्ट होता है, टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट होता है उनका। मतलब बहुत ज्यादा नई नई चीजें वो करते हैं, बहुत सारा इनोवेशन वो करते हैं, बहुत सारा मतलब मतलब ऐसी ऐसा ऐसा चीज करेंगे जो आप मतलब कभी सोच नहीं सकते किसी के बारे में। जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस है,
ना, उनका जो डेस्टिनी नंबर है वो 4 है बेसिकली। तो हम्म। उनका देखा आपने कहाँ से जाके वो जर्मनी गए, फिर वहां हाँ। से वो जापान, फिर म्यांमार से इंडियन नेशनल आर्मी बना के, मतलब बहुत मुश्किल है लाइफ। सही बात। लेकिन जो जैसा किया है किसी ने नहीं। फिर हम्म। 5 का तो जानते ही है, बुध का बताया मैंने, वो फाइनेंस रिलेटेड उनका दिमाग वैसा होता है। राइट। फिर 6 तो जो 6 है वो शुक्र का है, विनस का है। अच्छा। इनका मतलब ऐसा है कि इनको लग्जरी बहुत पसंद है लाइफ में। हम्म। तो 6 मतलब ज्यादातर आप देखेंगे फिल्म स्टार वगैरह के पास 6 हमेशा होता है। हम्म। या तो 6 एक बार होगा, या जून में पैदा हुए होंगे, या 15 तारीख को पैदा होते हैं, या 6 तारीख को पैदा हुए होंगे, या 1976 86 ऐसा कुछ, या डेस्टिनी इनका 6 होगा। राइट। तो राइट। इनको लग्जरी से बहुत लगाव है, मतलब अच्छा होटल चाहिए उनको, अच्छा खाना, अच्छा ड्रिंक्स, और अपोजिट सेक्स के तरफ रुझान बहुत ज्यादा रहता है। और हम्म। खुद भी वो बहुत अट्रैक्टिव होते हैं। और हम्म। बाकी जो 7 है, वो 7 जो है वो केतु का नंबर है। और केतु मतलब न्यूमरोलॉजी में तो केतु का ऐसे डबल 7 केतु को बोलते हैं, सिंगल 7 पॉजिटिव होता है, और 7 मतलब वो लक का नंबर होता है। अच्छा। और लक मतलब कि इन द सेंस कि उसके लाइफ में कुछ ऐसी चीजें होंगी जो मतलब जिसको लगेगा कि मतलब नॉर्मल लोगों को लगेगा अरे ये तो मैंने भी किया था, मुझे क्यों नहीं मिला मतलब। हम्म। तो हम्म। दूसरे बोलेंगे कि अरे ये लकी आदमी है। और हम्म। इनको घूमना बहुत पसंद है। और 7 अगर किसी का डेस्टिनी नंबर है तो वो फॉरेन कंट्रीज, डेवलप कंट्रीज में रह सकता है। डेवलप कंट्री में होने के लिए 7 होना बहुत जरूरी है, वरना मुश्किल है। हम्म। उसके बाद 8 हो गया, जैसा 8 हम्म। शनि महाराज का नंबर है वो। हम्म। तो 8 जिसके लाइफ में होता है डेस्टिनी में, तो उसका लाइफ में थोड़ा लेट सक्सेस होता है, जैसा 35 40 के बाद। हम्म। और वो लोग थोड़े मेहनती होते हैं, हम्बल होते हैं, थोड़ा डाउन टू अर्थ होते हैं, और दूसरों के बारे में सोचते ज्यादा है। मतलब 8 इज अ गुड नंबर, खाली उनके खुद के लाइफ के लिए, मतलब अगर डेस्टिनी किसी का 8 है हम्म। तो सब सब चीज में लेट होता है उनका, शादी में लेट, कैरियर में भी मतलब 30 प्लस के बाद ही कुछ होगा। राइट। तो वैसा है। और बाकी 9 तो हम जानते हैं मंगल का नंबर है। हम्म। 9 मतलब ऐसा है, फायर है, एंगर है, एग्रेशन है, पैशन है मतलब। तो हम्म। अगर डेस्टिनी किसी का 9 है तो बहुत ज्यादा करेजियस होगा वो, मतलब एकदम कभी कभार थोड़ा बदतमीज भी हो सकते हैं। बदतमीज मतलब कि वो हिचकिचाते नहीं है, आपके मुंह पे ऐसा एकदम बोल देंगे ना, आपको लगेगा एकदम छुरी भोंक दिया है किसी ने मतलब। तो हम्म। कभी कभार वो अगर वो मिलिट्री साइड में जाए, या मतलब उस टाइप का वो कोई ऐसा प्रोफेशन ले हम्म। जिसमें बहुत रफ एंड टफ होने का जरूरत है, हम्म। तो वहां पे वो बहुत अच्छा करते हैं। हम्म। लेकिन अगर वो कोई मतलब डीलिंग या नेगोशिएशन में जाते हैं, फिर राइट। तो मतलब अड़े रहेंगे, मैंने जो बोला है वो होना ही चाहिए, अदरवाइज मैं नहीं उठूंगा। हम्म। हम्म। तो वो मंगल का नंबर है, तो वो मंगल वाली प्रवृत्ति होती है। कुकिंग वुकिंग में इंटरेस्ट हो सकता है ना। हम्म। तो ऐसे हम देख सकते हैं। या जो लोग बहुत ज्यादा आउटस्पोकन है, जो बहुत मतलब बिना डरे हुए ऐसे बात बोल देते हैं ना, हम्म। या मतलब गाड़ी बहुत ज्यादा तेज चलाते हैं, या मतलब बहुत मतलब एक टाइम पे 10 चीज कर लेते हैं। कुछ लोग होते हैं ना एकदम ऐसे फुदकते रहते हैं एक जगह से, तो उनका 9 हो सकता है। तो हम्म। यही है। तो ये जो स्टेप्स हमने डिस्कस किए, इसको अगर आप ऐसे चार्ट में अप्लाई करेंगे तो आई वुड बी वेरी हैप्पी। आपके जितने दर्शक हैं, प्लीज कमेंट्स में लिखिए क्या क्या आपके ऑब्जर्वेशंस है। और क्या आपको कोई सवाल है तो मुझे आप पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की। अरे सो नाइस ऑफ यू। यही तो भाबाजीत जी की खास बात है, मतलब सब कुछ बोलने के बाद भी फिर भी कह रहे हैं कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। आप ज़रूर सवाल अगर कोई रह गया हो तो ज़रूर पूछिएगा। मैं बस जो समझा मैं अपने एंड से उन्होंने बता ही दिया है कि भाई आपने देखना है डेस्टिनी नंबर 1 और 5। आपने देखना है कि उनके लॉर्ड की अच्छी पोजीशन बर्थ चार्ट में। along with it if you have some राजयोगस, some क्यों कह रहा हूँ करेक्ट। क्योंकि राजयोग ऑलमोस्ट हम दूसरे तीसरे चार्ट में देखते हैं, बट यहाँ पर वो ज़्यादा फ्रक्टिफाई होंगे, उसकी इंटेंसिटी 10 टाइम्स जैसा अभी उन्होंने यस, बताया 10 बढ़ टाइम्स। जाएगी। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो बढ़िया भाई, आपने अच्छे अच्छे दिनों के सपने दिखाए हैं। अब देखते हैं इन लोगों के आते हैं कि नहीं। बाकी थैंक यू सो मच भावाजीत भाई तुम आए और आपने आके हमारे मंच को और चार चांद लगाए।
और अरे जल्दी मिलेंगे और फिर हम दोबारा इसी तरह जुड़ेंगे। इनके चैनल का नाम एग्जॉटिक एस्ट्रोलॉजी, अगर कोई पहली बार देख रहा है, वैसे ऐसा होगा नहीं, लेकिन अगर कोई फिर भी कोई रह गया हो कोई और आज देख रहा हो, तो इनके चैनल का नाम एग्जॉटिक एस्ट्रोलॉजी है। बहुत ही अच्छा चैनल है। न केवल ज्योतिष, आपको आध्यात्म से जुड़ी भी कई सारी चीज़ें मिलेंगी। आज भी आपने बातों में सुना, जैसे उन्होंने भगवत गीता का जिक्र किया, उन्होंने कृष्ण की बताई, उन्होंने शहद का मतलब गुणधर्म के बारे में बात की। तो ये तो भाई पहुंची हुई चीज़ है, इनको इनके तक पहुंचने के लिए आपको वो चैनल सब्सक्राइब करना होगा। सब्सक्राइब करना पड़ेगा। बाकी आप अपना बहुत सभी बहुत शुक्रिया आपका भी, बुलाने के लिए बहुत अच्छा लगा। तकरीबन 1.5 साल बाद हम मिल रहे हैं, मतलब दिल्ली में मिले थे लास्ट ईयर, लेकिन फिर मिलना हो नहीं पा रहा है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। फिर हम फिजिकली भी मिलेंगे बहुत जल्द। जरूर जरूर। चलिए मिलते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम।